हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई क्लास में। तो जो भी स्टूडेंट्स बीएससी फिफ्थ सेम में हैं उनकी यूनिट थर्ड केमिस्ट्री की ख़त्म कर दी गई हैं। तो अभी तक आपने पुराने लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लें और उसी के बाद ये लेक्चर देखें। तो आज से हम अपनी यूनिट 4 को शुरू करने वाले हैं। यूनिट 4 में हमने आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है यूनिट 4 का और मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है। यूनिट 4 का नाम आपका सिलेबस देखा होगा तो आपको पता होगा क्या है, एरोमेटोसिटी। ठीक है, या हिंदी में इसको कहते हैं एरोमेटिकता और इंग्लिश में इसको कहते हैं एरोमेटिसिटी। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी क्या है या फिर हिंदी में से ही एरोमेटिकता कहते हैं, तो क्या है समझ सकते हैं ध्यान से। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर इससे कोई क्वेश्चन ये बना तो लॉन्ग में बनेगा, या तो आपके 25 नंबर में बनेगा या फिर 15 नंबर में। ठीक है, तो इसको आप बहुत डिटेल से समझें, कुछ भी नहीं है। अगर आपने पिछले लेक्चर्स को देखा होगा तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। बे यौगिक जो अत्यधिक असंतृप्त होते हैं, हमने आपको पढ़ाए थे असंतृप्त यौगिक क्या होते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ये लिखा है बे यौगिक जो अत्यधिक असंतृप्त होते हैं परंतु योगात्मक अभिक्रिया के स्थान पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। यानी कि आपको बता दें जो आपके असंतृप्त यौगिक होते हैं ये हमेशा कौन सी अभिक्रिया देते हैं, योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। जैसे अभी आपको एग्जाम्पल से यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ लिख रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो जो ये है हमारा, ये क्या है, एल्कीन है एक। ठीक है, इसी को तो हम क्या कहते हैं, एथिलीन। तो एथिलीन की अभिक्रिया अगर हम ब्रोमीन के साथ कराएं या कह सकते हैं आप इसका योग करें ब्रोमीन के साथ, तो हमें देखिए Br यहाँ जुड़ जाएगा, CH2 से एक Br यहाँ जुड़ जाएगा। तो इसने एथिलीन ने क्या दी, हमें एक योगात्मक अभिक्रिया दी। तो आप कह सकते हैं एथिलीन क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो ये असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये योगात्मक अभिक्रिया देते हैं, लेकिन जो यौगिक जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन योगात्मक अभिक्रिया ना दे करके प्रतिस्थापन अभिक्रिया दें, वो यौगिक हमारे क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ लिखा है, देखिए ध्यान से, ये क्या है हमारी बेंजीन। बेंजीन में ये बेंजीन है। ठीक है, अगर हम बेंजीन में ब्रोमीन का ऐड करें, ब्रोमीन का एडिशन करें, तो हमें ये जो ब्रोमीन होती है, देखिए आपको पता होगा बेंजीन की संरचना, हर एक कार्बन से हाइड्रोजन लिंक होता है। तो यहाँ भी एक हाइड्रोजन है। तो ये जो ब्रोमीन होता है वो इस हाइड्रोजन यहाँ के जो हाइड्रोजन होते हैं उसको रिमूव कर देता है और इसकी जगह खुद आ जाता है। यानी यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है और यहाँ खुद आ जाता है। तो यहाँ क्या किया, ब्रोमीन ने इसका प्रतिस्थापन कर दिया। तो आपने देखा ये जो इसमें भी डबल बॉन्ड है, बेंजीन में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो ये भी एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो इसने योगात्मक अभिक्रिया ना दे करके एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया दी, तो यही यौगिक हमारा एरोमेटिक यौगिक कहलाएगा। तो वही लिखा है बे यौगिक जो अत्यधिक असंतृप्त होते हैं परंतु योगात्मक अभिक्रिया के स्थान पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। और यौगिक के इस अतिरिक्त स्थायित्व को एरोमेटिकता कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे एरोमेटिकता क्या है, यानी कि जो कंपाउंड है ये, इसकी जो स्थायित्व है ये मतलब अपने आप को नहीं तोड़ पा रहा है, यहाँ ये सीधे अपने आप को मतलब स्थायी स्टेबल करे हुए है। तो इसकी स्टेबिलिटी के गुण को ही हम एरोमेटिकता कहेंगे। ठीक है, इस यौगिक के अतिरिक्त स्थायित्व को ही एरोमेटिकता कहते हैं। एरोमेटिकता आप समझ गए होंगे क्या होती है एरोमेटिकता। देखिए ध्यान से, यहाँ एडिशन रिएक्शन हुई है ये, और यहाँ क्या हुई है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और एक बात और, जो हमारी एरोमेटिक यौगिक होते हैं वो एरोमेटिक यौगिक जो होते हैं वो हमारे चक्रीय होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, साइक्लिक। 99% साइक्लिक होते हैं, बाकी और भी बाई चांस एरोमेटिक यौगिक केवल और केवल चक्रीय रूप में मिलेंगे। एरोमेटिक कौन से रूप में मिलेंगे, साइक्लिक फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा है हमने, देखिए ध्यान से। और इनकी जो जो हमारे एरोमेटिक यौगिक होते हैं, अगर हम इन्हें जलाएं तो इनकी जो ज्वाला निकलती है वो काली काली निकलती है, यानी कजली ज्वाला के साथ ये जलते हैं। एरोमेटिक शब्द
एरोमेटिक शब्द एरोमा से लिया गया है, जिसका अर्थ है सुगंधित पदार्थ। एरोमेटिक शब्द किससे लिया गया है? एरोमा, जिसका अर्थ क्या है? सुगंधित पदार्थ। ठीक है, सुगंधित पदार्थ। अब थोड़ा और समझते हैं कंडीशन ऑफ एरोमेट। ठीक है, कंडीशन ऑफ एरोमेटिसिटी, यानी एरोमेटिसिटी के लिए क्या कंडीशंस है, शर्तें क्या हैं, या कह सकते हैं हम एरोमेटिकता के लिए शर्त क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले यौगिक चक्रीय तथा समतलीय दोनों होना चाहिए। यानी जो हमारा यौगिक है, सबसे पहली शर्त क्या है? कोई यौगिक हम एरोमेटिक कब कहेंगे? जब वह यौगिक चक्रीय हो यानी साइक्लिक हो, तथा समतलीय हो यानी प्लेनर हो। चक्रीय और समतलीय दोनों होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ और, समतलीय होगा तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी कि जो हमारे कार्बन एटम पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। संकरण कौन सा होगा? sp2 संकरण होगा। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे sp2 संकरण होगा। तो पहली कंडीशन क्या बनी? चक्रीय होना चाहिए और समतलीय होना चाहिए। दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन ये कहती है कि यौगिक में संयुग्मन होना चाहिए। संयुग्मन का मतलब होता है अनुनाद। हिंदी में संयुग्मन को अनुनाद भी कहा जाता है। ठीक है, यौगिक में संयुग्मन होना चाहिए। संयुग्मन को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्जुगेट। तो जो हमारा कंपाउंड है वो कॉन्जुगेट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कॉन्जुगेट, यानी संयुग्मित होना चाहिए। और संयुग्मन का दूसरा मतलब अगर आप समझें तो होता है अनुनाद। ठीक है, अर्थात पाई इलेक्ट्रॉन का जो विस्थानीकरण है, विस्थानीकरण होना चाहिए। यानी जो कंपाउंड है उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो डिलोकेलाइज्ड होने चाहिए। डिलोकेलाइज्ड का मतलब अपनी जगह रुके ना, मूव करते रहें। दूसरी शर्त ये कहती है यौगिक में संयुग्मन होना चाहिए, अर्थात संयुग्मन का मतलब क्या है? किसी भी यौगिक में इलेक्ट्रॉन का, पाई इलेक्ट्रॉनों का मूव करना। ठीक है, ये कंडीशन होनी चाहिए। संयुग्मन को हम कहते हैं अनुनाद। अब सबसे पहली बात समझिए ध्यान से, इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि जो हमारे यौगिक हैं वो संयुग्मित है या नहीं, या कह सकते हैं वो हमें अनुनाद दिखा रहा है या नहीं। सबसे पहले कंडीशन लिखी है हमने, नंबर 1, पाई बॉन्ड एकांतर क्रम में होंगे। अगर हमारा जो कंपाउंड है वो संयुग्मित होगा तो उसमें एक शर्त ये होगी कि पाई बॉन्ड एकांतर क्रम में होंगे। दूसरा, पाई बॉन्ड तथा इलेक्ट्रॉन युग्म एकांतर क्रम में होंगे। पाई बॉन्ड एकांतर क्रम में तथा इलेक्ट्रॉन युग्म एकांतर क्रम में होंगे। दूसरा, तीसरा, पाई बॉन्ड तथा प्लस चार्ज, प्लस का मतलब पॉजिटिव चार्ज एंड माइनस का मतलब नेगेटिव चार्ज, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एकांतर क्रम में होनी चाहिए। यानी पाई बॉन्ड के साथ प्लस वाला चार्ज हो या माइनस वाला चार्ज, ये एकांतर क्रम में होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार पाई बॉन्ड के साथ मुक्त मूलक यानी फ्री रेडिकल एकांतर क्रम में हों। और एक कंडीशन है इसकी, 2 पॉजिटिव चार्ज या 2 नेगेटिव चार्ज एकांतर क्रम में हों। अगर ये 5 कंडीशन को फॉलो करता है तो यौगिक हमारा कॉन्जुगेट होगा। ठीक है, कैसा होगा? कॉन्जुगेट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस देखिए ध्यान से, यौगिक और नंबर तीसरा इसका 2 रूल तो आप ये समझ गए। दूसरा रूल ये है क्या कि यौगिक कैसा होना चाहिए? संयुग्मित होना चाहिए। पहला रूल था चक्रीय होना चाहिए और समतलीय होना चाहिए। तीसरा रूल अगर फॉलो कर रहा है, यौगिक हक्कल नियम का पालन करना चाहिए। ये नियम हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, बट थोड़ा सा इसका हम प्रारूप देख लेते हैं। ये यौगिक हक्कल नियम का पालन करना चाहिए। तीसरा, अगर ये हक्कल नियम का पालन कर रहा है, अगर कोई कंपाउंड पहला समतलीय हो और प्लेनर हो यानी समतलीय और चक्रीय हो। दूसरा कह रहा है कंजुगेट होना चाहिए यानी संयुग्मित होना चाहिए। तीसरा, अगर हक्कल नियम का पालन कर रहा है तो समझ लीजिए हमारा यौगिक तीनों नियमों को फॉलो कर रहा है, तो यौगिक हमारा कैसा होगा? एरोमेटिक होगा। ठीक है, ये लॉन्ग में बनेगा तो ध्यान से देखिए इसको। अब ये पढ़ लेते हैं हक्कल नियम क्या है। इस नियम के अनुसार किसी संयुग्मित यानी कंजुगेट चक्रीय तथा समतलीय यौगिक में 4n+2 पाई, ये हमने ब्रैकेट लगाई हैं, इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये ध्यान से देखिए, इस नियम के अनुसार किसी संयुग्मित चक्रीय तथा समतलीय यौगिक में, जो हमारा समतलीय और चक्रीय यौगिक है उसमें इस टाइप के पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 4n+2, और ये ब्रैकेट बाहर पाई लिखा हुआ है।
पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जहाँ n बराबर 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक ही जाएगा, यानी इंटीजर है ये, ठीक है। अगर ये सारे नियमों को फॉलो करता है कोई कंपाउंड, ये अर्थात इसकी शर्त देखिए अब, अर्थात तीनों शर्तें लागू होती हैं, हमने अभी जो शर्त बताई हैं, तो हमारा यौगिक क्या होगा, एरोमेटिक होगा, ठीक है। तो वो यौगिक क्या कहलाएगा, एरोमेटिक। पहली शर्त को भी फॉलो कर रहा है, दूसरी को भी और तीसरों को, ठीक है। तो समझ गए आप। उसके बाद देखते हैं अब, अगर केवल पहली और दूसरी शर्त को लागू कर रहा है, पहली शर्त को फॉलो कर रहा है और दूसरी को, यानी समतलीय, चक्रीय, और दूसरी शर्त क्या है, संयुग्मित है, इन दोनों को फॉलो कर रहा है और तीसरी फॉलो नहीं कर रहा है, यानी हुक्कल नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे, ठीक है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। एक शर्त और है इसमें, अगर पहली वाली शर्त या दूसरी वाली शर्त कोई फॉलो ना करे, अगर कोई कंपाउंड पहली भी शर्त को फॉलो ना करे और दूसरी को भी फॉलो ना करे, तो वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा, ठीक है। अगर पहली भी फॉलो नहीं कर रहा है और दूसरी भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। अब इसके लिए इनका ऑर्डर भी पूछ लिया जाता है कि बताइए एरोमेटिकसिटी में, यानी एरोमेटिकता में इनका ऑर्डर क्या होता है। तो आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता सकते हो। स्टेबिलिटी का मतलब स्थायित्व है। सबसे पहले आपके एरोमेटिक स्थायी होंगे, उससे कम नॉन एरोमेटिक, और उससे कम एंटी एरोमेटिक, ठीक है। और इसी अगर हम इसका थोड़ा उल्टा कर दें, इसको हम उल्टा कर दें, स्टेबिलिटी का मतलब स्थायी, और रिएक्टिव का मतलब रिएक्टिविटी पूछे, जो ज़्यादा स्थायी होगा वो कम रिएक्टिव होगा, तो यहाँ रिएक्टिविटी का ऑर्डर दिया हुआ है, यानी जो ज़्यादा स्थायी है वो उस अभिक्रिया कम करेगा, और जो कम स्थायी है वो अभिक्रिया ज़्यादा करेगा, तो यहाँ ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। सबसे पहले एरोमेटिक, उससे ज़्यादा नॉन एरोमेटिक, और उससे ज़्यादा एंटी एरोमेटिक, ठीक है। अब इसके लिए कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं हम। एग्जाम्पल लेते हैं हम बेंजीन वाला। अभी हमने बेंजीन पढ़ाई थी शुरू में आपको, उसी के आधार पर हम बेंजीन के बारे में भी डिटेल में समझेंगे, बेंजीन की खोज किस टाइप से हुई, ठीक है। तो ये है बेंजीन। बेंजीन में टोटल कार्बन परमाणु 6 होते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, और इसकी संरचना क्या है ये, ठीक है। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले आप ये कंपाउंड देख रहे हैं, ये कैसा है, ये कंपाउंड आपका चक्रीय है। पहला ये इट इज़ साइक्लिक एंड प्लेनर। पहली कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं इस पर, क्या ये चक्रीय है, हाँ ये चक्रीय, आप देख रहे होंगे। दूसरी कंडीशन, ये समतलीय है, हाँ ये समतलीय, क्योंकि इसका जो प्रत्येक कार्बन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। हमने आपको पढ़ाया था पहले, जिन कार्बन एटम में डबल बॉन्ड होगा, देखिए यहाँ भी ये इस कार्बन एटम पर भी डबल बॉन्ड है, इस पर भी डबल बॉन्ड है, यानी हर कार्बन एटम पर डबल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड वाले में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2, और जहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कैसा होगा, समतलीय होगा, प्लेनर होगा। तो ये पहली कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ये समतल भी है और चक्रीय भी है। दूसरी कंडीशन कहता है इट इज़ डिफाइंड कंजुगेशन बिकॉज पाई बॉन्ड अल्टरनेटिंग, यानी कि दूसरी कंडीशन कहती है, हमने अभी बताई थी आपको, कि ये कंजुगेटेड होना चाहिए, संयुग्मित होना चाहिए। और संयुग्मित होने के लिए शर्त क्या होनी चाहिए, कि जो पाई इलेक्ट्रॉन हों वो एकांतर क्रम में हों। यहाँ देखिए, यहाँ यहाँ यहाँ, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ जो डबल बॉन्ड हैं, डबल बॉन्ड तो पाई बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड होते हैं। डबल बॉन्ड एक अल्टरनेटिंग सिस्टम में आ रहा है, यहाँ फिर उसके बाद एक छोड़ कर फिर यहाँ, फिर एक बार छोड़ कर फिर यहाँ। तो आप देख रहे होगे कि ये एक अल्टरनेटिंग क्रम में आ रहे हैं, यानी एकांतर क्रम में आ रहे हैं। पहले डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, इस टाइप से। तो ये अल्टरनेटिंग सिस्टम में आ रहे हैं, तो ये कंजुगेटेड कंपाउंड है। ये कैसा है, कंजुगेटेड, यानी इसी को हम कहेंगे संयुग्मित। और तीसरा होकल नियम लगा के देखेंगे इस पर, तो देखिए ध्यान से, होकल नियम ये कहता है 4n+2, ये फॉर्मूला लगाइए, 4n+2 पाई बराबर कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं। यानी अगर हम ये फार्मूला लगाएं और उसमें ये चेक करना चाहें कि जो कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने हैं, तो इसमें देखिए बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड, यानी ये एक पाई यहाँ, एक पाई यहाँ, एक पाई, यानी 3 पाई हो गई। और 3 पाई का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। देखिए डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा एक पाई, और पाई में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6।
ठीक है। तो इस टाइप से हमने लिखा कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन बराबर, ये फार्मूला हमने इसको ऐसे लिखे 4n + 2 पाई। हम जब इसे हल करेंगे तो इसी फॉर्म में लेंगे, बराबर इसमें कितने हो गए, 3 डबल बॉन्ड है तो इसमें कितने कार्बन पाई इलेक्ट्रॉन हो गए 6, 3 दूनी 6। और इसे हल किए तो n बराबर हमें 1 मिला, और n बराबर 1 होकल नियम में आता है, क्योंकि n बराबर 1 2 3 4 5 6 ये सारे होकल नियम में आते हैं, क्योंकि ये सब इंटीजर हैं, 1 से लेके इन्फानाइट, 0 से शुरू होता है इन्फानाइट तक जाता है। अगर यही दशमलव में आता या भिन्न में आता तो ये फॉलो नहीं करता, लेकिन जब ये पूर्ण संख्या मिली है तो होकल नियम भी फॉलो किया इसने। तो बेंजीन हमारा क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो हम लिख देंगे अतः बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये सारा कुछ कंटेंट अगर एग्जामिनेशन में आ जाए एरोमेटिक तक क्या है तो आप लॉन्ग में लिख सकते हो। तो बस ये अगर आप तैयार कर लेते हो तो एग्जामिनेशन में आपके 15 या 25 नंबर श्योर होने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बेंजीन क्या है। आज की क्लास में इतना ही। क्लासेस देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।